हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम करने वाले हैं FW टेलर के कुछ सिद्धांत और उनकी पद्धतियाँ, मतलब प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो अगर हम बात करते हैं टेलर की, तो टेलर के बारे में हमें ये पता चलता है कि FW टेलर जब उन्होंने अपनी लाइफ जब स्टार्ट की थी तो एज अ श्रमिक उन्होंने एक एम्प्लॉय के स्तर पर उन्होंने काम करना शुरू किया था, जहाँ पे वो एक साधारण श्रमिक थे। लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने 6 साल के अंदर अपने इस लेवल को इंक्रीज किया और एक मुख्य इंजीनियर के पद तक वो पहुंचे थे। अगर हम आगे इसकी बात करें तो आपको पता चलेगा कि जब FW टेलर जब काम कर रहे थे तब उन्होंने एक चीज नोटिस की थी कि नॉर्मली एक श्रमिक जितना काम कर सकता था वो उससे कम काम करता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से सुझाव दिए और एंड में हम उसको आज के टाइम पे एक वैज्ञानिक पद्धति के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि प्रबंध को एक वैज्ञानिक रूप देना, इसका मीनिंग क्या है अपने आप में। लिखा हुआ है, वैज्ञानिक प्रबंध का शाब्दिक अर्थ प्रबंध को वैज्ञानिक ढंग से करना है, अर्थात प्रबंध की रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। कहने का मतलब इसमें यह है कि आप पुरानी जो रीति रिवाज जो चल रहे थे बिजनेस करने के, उन थॉट्स को, उन विचारों को, उन पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़कर अगर आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एक वैज्ञानिक सोच से अगर आप काम करते हो तो उसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक प्रबंध। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि वैज्ञानिक विचारधारा क्या होगी, वैज्ञानिक प्रबंध क्या होगा। विज्ञान की अगर हम बात करें तो विज्ञान कैसे बनता है। आप किसी एक पर्टिकुलर चीज पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हो और जब हर बार रिजल्ट आपको सेम मिलता है तो वो आपका एक प्रिंसिपल बन जाता है, वो आपका एक रूल बन जाता है जो यूनिवर्सल काम करता है। तो अगर हम बात करें वैज्ञानिक प्रबंध का, तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस को करते टाइम जो भी आपके सामने समस्याएं आती हैं उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप अलग अलग जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं उन सभी को आप अप्लाई करो, और जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी आपका एक सुझाव है जो काम करता है, जो सॉल्यूशन निकाल लेता है उस प्रॉब्लम का, उस सॉल्यूशन को आप बार बार अलग अलग सिचुएशन में ट्राई करके देखो। अगर रिजल्ट आपको सेम मिलता है तब आप कह सकते हो कि ये जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है वो प्रबंध का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें देता है। अगर हम बात करें वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा की, तो वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा FW टेलर के पास जो है वो ये है, वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या करवाना चाहते हैं और फिर ये देखना कि वे उसको सर्वोत्तम व सस्ते ढंग से करें। तो मेनली जो यहाँ पे जो टेलर ने हमें बताया, टेलर ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि जब वो काम कर रहे थे बिजनेस में तब उन्होंने देखा कि नॉर्मल एक व्यक्ति जितना काम कर सकता था वो उससे कम काम करता है, और इन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने जो नियम बनाए उसको हमने वैज्ञानिक प्रबंध का नाम दिया। और यहाँ पे उन्होंने जो मेन 2 बातें बताई है वो ये बताई है कि कोई भी अगर प्रबंधक है तो उसको सबसे पहले ये क्लियर करना है कि उसको काम करवाना क्या है किसी व्यक्ति से। जब वो ये पता कर लेता है कि उसको काम क्या करवाना है, फिर उसके पास जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि ये देखना कि वो व्यक्ति उस काम को सर्वोत्तम, मतलब सबसे अच्छे तरीके से करे और सस्ते ढंग से करे। इसी को हमने वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा मानी है। अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की, क्योंकि अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसी वजह से विशेषता है सिर्फ एक हेडिंग्स में हम पढ़ लेंगे, ये एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, इस वजह से। पहला पॉइंट, यह एक व्यवस्थित विचारधारा है।
व्यवस्थित का मतलब है कि पहले से ही आपने सिस्टम बना लिए हैं कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा सॉल्यूशन आप यूज करोगे, तो वो स्टेप बाय स्टेप, तो वो सारी चीजें होती है व्यवस्थित विचारधारा। दूसरा पॉइंट है, यह है पूर्ण मानसिक परिवर्तन लाती है। मतलब अभी तक जो भी हमने सोचा था उसको ये एकदम चेंज कर देता है। बिजनेस को चलाने का जो आपका तरीका है वो टोटली चेंज कर देता है। तो इसलिए हमने बोला है कि यह पूर्ण रूप से मानसिक परिवर्तन लेकर आती है, आपके सोचने की जो शक्ति है वो चेंज कर देती है। थर्ड पॉइंट, यह परंपरागत प्रबंध की विरोधी है। मतलब पहले जो हम टेक्निक्स यूज करते थे, पहले जो हम सोचा करते थे कि भाई अगर ऐसा करेंगे तो काम चल जाएगा, तो उसको ये चेंज कर देता है और एक नई सोच आपके मन में पैदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत नियमों का कठोरता से पालन करना होता है। अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में आपको जो रूल बता दिए वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, आप उसमें अपनी तरफ से कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को स्टोन हो जाता है बॉडी में, लीवर में हो गया या कहीं और, तो वो स्टोन की जो तरीका है उसको निकालने का वो वैज्ञानिकों ने पहले से ही डिफाइन किया हुआ है, डॉक्टरों ने पहले से ही डिफाइन किया हुआ है कि ये टेक्निक जो है वही यूज की जाएगी, उसके अलावा हम उसमें कुछ और यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भले उसके बाद बाबा बंगाली बहुत आ जाते हैं मार्केट में, कहते हैं कि हम 20 रुपये दो हम ये कर देंगे, 2000 रुपये दो हम हवन कर देंगे और ये हो जाएगा, तो एक अलग बात है। लेकिन डॉक्टर उस चीज को कठोरता से पालन करते हैं। वो कहते हैं आपको एक ही सॉल्यूशन जो उनको सिखाया गया है, उसके अलावा और कुछ भी वो नहीं आपको सुझाव देंगे। लास्ट में जो पॉइंट बताया गया है वो बताया गया है कि इसका लक्ष्य श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो टेलर साहब थे उन्होंने ये देखा कि श्रमिकों के अंदर कुछ कमी है, तो इसीलिए ये जो टेक्निक्स जो उन्होंने दी है वो दी है सिर्फ और सिर्फ श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए। आई होप आपको ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने ज्यादा टाइम उस पर नहीं लगाया। अब बात करेंगे वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर 4 साइंटिफिक मैनेजमेंट के पॉइंट हैं। पहला है विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि हमें लकीर का फकीर बनकर काम की पुरानी पद्धतियों को ही नहीं अपनाते रहना, बल्कि हर समय नए नए प्रयोग द्वारा नवीनतम पद्धतियों की खोज करके अपने काम को सरल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो F.W. टेलर ने हमें यहाँ पे क्लियर बताया हुआ है कि जो आपने अभी तक सीखा है उस पर डाल दो मिट्टी और नई नई चीजें आप सीखते रहो और नए नए अप्लाई करते रहो। बिजनेस में चेंजेस आते रहते हैं, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो ऐसे में आपको नई नई टेक्निक्स अपनी तरफ से निकालनी है जो आपके लिए काम करती है। वो जरूरी नहीं है कि जो टेक्निक किसी और बिजनेस में काम कर जाए वो आपके लिए भी काम कर जाए। दूसरा पॉइंट है मैत्री ना कि मतभेद। यहाँ पे उन्होंने सिंपल सी एक बात बोली है कि जब बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस में 2 तरीके के लोग हमें देखने को मिलते हैं। एक होते हैं जो टॉप लेवल पे काम करते हैं, जो मालिक होते हैं, और दूसरे लोग वो लोग होते हैं जो श्रमिक होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो एक्चुअल में काम करते हैं। जो ऑनर होते हैं वो मेंटली काम करते हैं और जो श्रमिक होते हैं वो हार्डवर्क करते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, अपने शरीर से काम करते हैं। हमें यहाँ पे बताया है कि आपको यहाँ पे मैत्रीपूर्ण आपको स्वभाव रखना है। जो प्रबंधक है, जो मैनेजर है या जो बिजनेस को चला रहा है वो, और साथ में जो श्रमिक है, उन दोनों के बीच में मित्रता होनी चाहिए। उन सभी के कामों में एक ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जो एक दूसरे की हेल्प करे, ना कि रूढ़िवादिता कि आप मतभेद रखोगे। जो श्रमिक होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि जो मालिक है वो हमारा शोषण कर रहा है, वो हमें यूज कर रहा है और हमें सैलरी कम दे रहा है, और जो ऑनर होता है वो हमेशा ये सोचता है प्रबंधक कि हमारे पास जो एम्प्लॉय है वो कम काम कर रहे हैं और पैसा ज्यादा ले रहे हैं। तो ये जो मतभेद है ये नहीं रहना चाहिए, दोनों ही मिलकर दोनों को काम करना चाहिए ताकि संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति आसानी से कुशलतम और कम पैसों में आप अचीव कर सको। थर्ड पॉइंट की बात करें, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। तो जो अभी मैंने आपको बताया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे सभी व्यक्ति, क्योंकि देखो बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो बिजनेस में कोई एक आदमी काम नहीं करता,
बिजनेस में एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो सबके सब एक दूसरे का सहयोग करें, ना कि एक दूसरे से चिढ़कर बैठ जाएं, रूठ के बैठ जाएं, या मन में उनके मतभेद रहे कि ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। ऐसे में आपको मैत्रीपूर्ण स्वभाव रखना है, साथ में मिलकर काम करना है। और इसमें जो लिखा है वो ये लिखा है इस लाइन में कि सभी व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं आपसी सहयोग से की जानी चाहिए। अब इसका मेन पॉइंट यहाँ पे आगे बोला हुआ है, वो बोला है कि टेलर ने सुझाव दिया है कि परिमापों का निर्धारण, परिमापों का मतलब होता है स्टैंडर्ड। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे पर डे का 100 यूनिट चाहिए प्रोडक्शन का, और ये सिर्फ मैंने अपनी तरफ से सोचा है, मैंने अपने एम्प्लॉयज से, मेरे जो श्रमिक हैं मैंने उनसे पूछा ही नहीं, मेरी जो लेबर है मैंने उनसे यही नहीं पूछा कि भैया आप कितना काम कर सकते हो, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने हमें बताया कि आपको सहयोग देना है। सहयोग का मतलब कि जो प्रबंधक है और जो कर्मचारी है उन दोनों को साथ में बैठ के ये डिसाइड करना चाहिए कि कैसे हम संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति करें, और वो प्राप्ति करने के लिए हमें किस तरीके से काम करना है और उसके स्टैंडर्ड क्या हमें तय करने हैं। अगर ये दोनों आपस में बैठ के ये सारी चीजों की चर्चा करेंगे तो ऐसे में ज्यादा चांसेस हैं कि जो स्टैंडर्ड आप तय करोगे वो एक ऐसा स्टैंडर्ड होगा जो कर्मचारियों की हेल्प से ही आपने बनाया है, और आप कर्मचारी, क्योंकि उसने खुद ये सुझाव दिया है कि इतने स्टैंडर्ड अगर आप तय करते हो तो हम काम कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में जो कर्मचारी है वो अपने बातों से मुंह फेर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सुझाव तो उसी ने दिया है। अगर उसने कहा कि मैं 80 यूनिट बना सकता हूं, तो अब वो उसको बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसी ने सजेशन दिया है। अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि सर जो कर्मचारी है वो कम से कम ही बताएगा, वो ज्यादा क्यों बताएगा, तो ऐसे में अगर प्रबंधक अपने जो भी लक्ष्य है वो अगर बता दे कर्मचारी को, तो शायद कर्मचारी हेल्प करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो कर्मचारी को जो सैलरी मिलेगी वो कंपनी से मिलेगी, और अगर कंपनी के ही लक्ष्य पूरे नहीं होंगे तो कर्मचारी के इंडिविजुअल पूरे कैसे हो सकते हैं। लास्ट में लिखा है प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता एवं सफलता तक विकास करना। जो वैज्ञानिक प्रबंध है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये श्रमिकों के ऊपर ज्यादा बेस्ड है, और इनका जो मेन पॉइंट है वो यही है कि श्रमिकों को फोकस करो, उनसे ज्यादा काम करवाओ। वही पॉइंट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो भी व्यक्ति है उससे अधिकतम उसकी जो कुशलता है वहां तक उसको यूज करो। आगे क्या लिखा है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता के स्तर पर उसके चयन से ही ध्यान दिया जाना चाहिए। सभी के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार काम सौंपा जाए। अब यहाँ पर अगर आप किसी कर्मचारी से अधिकतम उसे काम लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 2 बातें ध्यान देनी है। पहले उसकी योग्यता, दूसरी उसकी रुचि। अगर उसकी योग्यता है, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बात करें, अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट अगर काम करता है उसमें उसकी योग्यता है, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया हुआ है और कॉमर्स बैकग्राउंड से, या तो सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड से ही है, वो भी काफी है। लेकिन अगर उसकी रुचि नहीं है कॉमर्स बैकग्राउंड की, आपने देखा होगा, आपके साथ भी कई बार आपने फेस किया होगा, आपकी क्लास में भी कई बच्चे होंगे जो कॉमर्स में तो है लेकिन उनका मन नहीं है कॉमर्स में, उनका मन है आर्ट्स लेने का, किसी का मन होता है साइंस लेने का, और मजबूरी में वो कॉमर्स कर रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चों से हम अधिकतम आउटपुट की जो उम्मीद है वो नहीं रख सकते। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि आपको उस व्यक्ति की योग्यता देखनी है प्लस फिर उसकी रुचि देखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धतियां क्या है अब हमारे पास। तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट है हमारा पहला, क्रियात्मक फॉर्मेशन। ये पॉइंट मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा। तो मैं आज आपको ये ना समझा के मैं आपको समझाऊंगा कार्य का परिमापीकरण, सेकंड पॉइंट। ये भी हम करेंगे, पहले वाला भी करेंगे लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम करेंगे कार्य का परिमापीकरण। तो कार्य का परिमापीकरण मतलब कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। कार्य का परिमापीकरण से हमारा अभिप्राय क्या है, विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए एक स्टैंडर्ड, एक परिमाप निर्धारण करना क्या कहलाता है, कार्य का परिमापीकरण कहलाता है। आप किसी भी काम का एक स्टैंडर्ड तय कर दो,
उसको हम बोलेंगे कार्य का प्रमापीकरण। लिखा क्या है वो पढ़ेंगे। प्रमापीकरण का अभिप्राय पूर्ण सोच विचार के बाद विभिन्न क्रियाओं के संबंध में स्टैंडर्ड निश्चित करने से है। जैसे एक श्रमिक के लिए एक दिन का काम प्रमापित कर दिया जाता है कि वो एक दिन में कितना काम करेगा, अर्थात उस श्रमिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रमापित कार्य मतलब जो स्टैंडर्ड जो तय किया है वो अवश्य करे उस दिन। इसी प्रकार कच्चे माल, मशीनों और औजारों, विधियों, काम की दिशाओं आदि को भी प्रमापित कर दिया जाता है। काम करने का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड है वो तय कर दिया। गवर्नमेंट स्कूल किस तरीके के होनी चाहिए उसका भी एक स्टैंडर्ड तय हो जाता है। क्लासरूम बहुत अच्छे बनाए हैं, डेस्क आपको बहुत अच्छे दिए हैं। अगर आप दिल्ली स्कूल से, दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल अब अच्छे हो गए हैं, तो आप किसी भी काम को देखोगे तो वहां पे ऑफिस में एक स्टैंडर्ड तय कर देते हैं कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए कार्य का, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए रॉ मटेरियल का, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए मशीनों का। तो जिस तरीके की मशीन हमें चाहिए वो एक स्टैंडर्ड आप तय कर लो, उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाओगे। अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं बेटा? उत्पादों को निश्चित प्रकार, आकार, विशेषताओं तक सीमित रखना। आप उत्पाद के बारे में भी ये निश्चित पहले से कर लेते हो कि भैया उसका आकार क्या होगा, उसकी विशेषता क्या होगी, वो कितने प्रकार के होंगे। तो आप पहले से ही ये सारी चीजें डिफाइन कर देते हो, मतलब कि स्टैंडर्ड एक तैयार कर देते हो। इससे आपको बेनिफिट हो जाता है कि आप आगे चल के जो काम करोगे तो आपके माइंड में क्लियर है, आपके कर्मचारियों के माइंड में क्लियर है कि काम को कैसे करना है, तो काम आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक जैसे उत्पादों का उत्पादन करना ताकि उन्हें आसानी से एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सके। तो जब आप एक स्टैंडर्ड तय कर लेते हो तो आपका एक पॉइंट कहीं ना कहीं ये भी होता है कि मल्टी यूजेस में वो सारी चीजें आ जाएं। तो अगर आप एक ऐसी मशीन लेते हो जिससे आप दो जगह काम कर सको, ये वाला प्रोडक्ट भी बना सको, दूसरा वाला भी बना सको, तो आप क्योंकि जब पहले से ही एक कागज पेन लेके बैठते हो तो आपके माइंड में ये पहले से क्लियर होता है कि मैं कुछ ऐसे स्टैंडर्ड तैयार करूंगा मशीनों के जो हमारे मल्टी यूज में काम आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट है क्वालिटी पर माप सुनिश्चित करना। अब जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट बताया है कि प्रकार, आकार, विशेषता, तो इसी तरीके से क्वालिटी जो है वो भी आप पहले से निश्चित कर लेते हो। जैसे अमूल दूध की बात करें या आशीर्वाद आटे की बात करें तो पहले से एक स्टैंडर्ड तय कर लेते हैं कि भैया हमारे जो गुड्स है उसके स्टैंडर्ड ये होना चाहिए। अमूल कंपनी जब दूध लेके आती है गांव से तो वो एक स्टैंडर्ड बना देती है कि भैया इस लेवल पे हमारा दूध होना चाहिए। अगर ये सारे एसेंशियल पॉइंट नहीं है, अगर पानी ज्यादा मिलाया हुआ है तो हम वो दूध नहीं लेंगे। तो अल्टीमेटली आप अपने प्रोडक्ट की पहले से ही एक जो क्वालिटी है उसको आप निश्चित कर लेते हो, तो उससे नीचे काम करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। लास्ट पॉइंट है लोगों व मशीनों के निष्पादन के प्रमाप निश्चित करना। मतलब मशीन से कितना आउटपुट मिलेगा और लोगों से कितना आउटपुट मिलेगा वो आप पहले से ही निश्चित कर लेते हो। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सरलीकरण से सिंप्लीफिकेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि किसी बिजनेस के अंदर काम बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको अपने काम को इतना सिंप्लीफाई करना है, इतना स्पेसिफिक करना है कि ज्यादा जो आपकी वेस्टेज जो हो रही थी रॉ मटेरियल की, जो आपकी जो वेस्टेज हो रही थी पैसों की, जो वेस्टेज हो रही थी आपकी श्रमिकों की, वो ना हो। जैसे अगर आप जूते बनाते हो, शूज बनाते हो, तो आपका 1 नंबर के जूते बनाओगे, 2 नंबर के बनाओगे, 5 नंबर के, 10 नंबर को, ठीक है। लेकिन अगर आप बना रहे हो 0, 0.5, 1, 1.1, 1.25, तो इस तरीके के अगर आप बनाते हो तो ये आपकी वेस्टेज है मशीनों की भी, कर्मचारियों की भी। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और उन लोगों के लिए भी अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वेस्टेज को बढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। लिखा क्या है वो बॉक्सेस में पढ़ लेते हैं। इसका अभिप्राय उस तकनीक से है जिसका प्रयोग उत्पादों के अनावश्यक प्रकारों, गुणवत्ता, आकार, वजन आदि को समाप्त करने के लिए किया जाता है। अब जैसे अगर आपने दूध की थैली देखी होगी बेटा, या तो वो आएगी आपकी आधे किलो की, या तो आएगी वो आपकी 1 किलो की। पौने किलो की देखी है या 2.5 किलो की थैली, है ना। तो ये सारी चीजें जो होती है वो अनावश्यक होती है, इस वजह से उनका उत्पादन नहीं किया जाता। और जो कंपनी इनका उत्पादन करती है वो स्टार्टिंग में शायद भले ही प्रॉफिट कमा ले, लेकिन लॉन्ग पीरियड में वो शायद प्रॉफिट ना कमा पाए, क्योंकि ऐसे लोगों की जो संख्या है वो बहुत कम होती है।
इसके उद्देश्य है, इसके क्या उद्देश्य है वो देखो सरलीकरण के। मशीनों के प्रयोग में मितव्ययता लाना। मितव्ययता का मतलब होता है मशीनों पे कम पैसा खर्च करना। वैसी बात है, आपसे वही मशीन खरीदोगे या अगर मशीनों से अगर आप ज्यादा काम ले रहे हो तो वो जल्दी खराब होगी। तो इस वजह से आप सिर्फ लिमिटेड उससे यूज ले रहे हो, लिमिटेड एडिशन की चीजें बना रहे हो। इससे आपकी मशीन भी लॉन्ग रन में, लॉन्ग टाइम में चलेगी और उस पर खर्चा भी कम आएगा, रिपेयर का भी। अगर हम बेटा आगे बात करें तो सेकंड पॉइंट में लिखा है विशिष्टीकरण द्वारा श्रम लागतों में कमी करना। कुछ ही उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करके विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे हमें पहले से ही हमने सीखा हुआ है कि अगर एक ही काम को अगर आप बार बार करोगे तो उसमें आप विशिष्ट हो जाओगे, आप एक स्पेशलाइज पर्सन बन जाओगे। तो अगर ये सब तभी हो पाएगा जब आप कुछ ही लिमिटेड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हो। अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे अलग अलग वैरायटी में तो ये स्पेशलाइजेशन आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट है स्टॉक में मितव्ययता लाना। स्टॉक में मितव्ययता, आप देखो क्योंकि आपने अनावश्यक प्रोडक्शन बंद कर दिया तो ऐसे में रॉ मटेरियल जो है वो भी बहुत कम होगा, वहां पे पैसा बहुत कम यूज होगा। तो इसलिए बोला है स्टॉक में मितव्ययता लाना। उदाहरण क्या दे रखा है वो देखो। एक अन्य उदाहरण के अनुसार यूएसए की एक पेपर निर्माता कंपनी ने सरलीकरण अभियान को चलाते हुए कागज की किस्मों को 2000 से कम करके 200 तक कर दिया है। मतलब पहले वो कंपनी हो सकता है कि अलग अलग टाइप के पेपर बनाती हो, लेकिन जब उसने देखा कि इन पेपर की डिमांड बहुत ज्यादा कम है तो एक काम करो, उनको हटा के हमसे लिमिटेड, अब देखो 2000 कहाँ वो प्रोडक्शन करते थे डिफरेंट कैटेगरी में, अब वो 200 तक लेके आ गए। अब 200 तक लाने में उसको बेनिफिट क्या होगा? उसको बेनिफिट होगा एक तो स्पेशलाइज हो जाएंगे कामों में, दूसरा उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा, तीसरा जो मशीन है, जो मजदूर है, जो काम कर रहे हैं वो उन पर कम खर्चा होगा। तो ये पॉइंट है सरलीकरण का। नेक्स्ट पॉइंट की बात, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्य पद्धति अध्ययन। बेटा इसके अंदर क्या है? मेथड ऑफ स्टडी। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आप किसी भी काम को करते हो तो उसको सबसे बेस्ट तरीके से करो। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप पहले से ही एक पेपर पेन लेकर आप उसके जितने भी अल्टरनेट हैं उस काम करने के सभी अल्टरनेट आप लिख लेते हो। तो उसमें से जो बेस्ट होता है आप उसको यूज करते हो। तो इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है, इसका अभिप्राय एक विशेष क्रिया को करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि की पहचान करने से है। जो सबसे बेस्ट हो आप उसी को यूज करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा गति अध्ययन। इसका अभिप्राय उस तकनीक से है जो भली प्रकार परिभाषित कार्य को करने के लिए की जाने वाली आवश्यक हरकतों का अध्ययन करती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी कर्मचारी को देखो तो वो अपना काम करने में कितनी एक्टिविटी यूज करता है और उसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत ही ज्यादा यूजलेस है, उन एक्टिविटी को हटा दो और जो बाकी बची वो उसको यूज करने दो। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे एक मिस्त्री की अगर हम बात करें, वो मकान बनाने में 18 बार हरकतें करता है, लेकिन अनावश्यक अगर हरकतें हटा दे, हरकत करेगा जिसको हम कह सकते हैं। और आगे तो ये भी लिखा है कि दिशाओं में उससे 2 तक ही रह गया। कैसे रह गया वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना जरा। समझने वाली बात बेटा ये है इसमें, जैसे मान के चलो अगर हम मिस्त्री की बात करते हैं तो अगर वो 3rd फ्लोर पे काम कर रहा है तो सबसे पहले तो नीचे जाएगा, ईंट लेकर आएगा, ठीक है, सीमेंट वीमेंट लेकर आएगा, जो भी उसमें मसाला चाहिए वो लेकर आएगा, ठीक है, फिर उसको लगाएगा, फिर उसको नापेगा, फिर उसमें ईंट लगाएगा, ठीक है, फिर ईंट लगाने के बाद जब दीवार जब थोड़ी बहुत बन जाएगी शाम को, फिर उसमें पानी भी देगा उसको। तो ये जो सारी हरकतें हैं वो 1% इवन उसके भी चाय लेने के लिए भी नीचे जा रहा है, ठीक है, फिर ऊपर आएगा दोबारा, फिर पिएगा चाय। तो ये जो एक्टिविटी है उसमें से अगर हम एक काम करें, उसके पूरे काम को अगर हम डिवाइड कर दें, उसको उससे ऊपर ही रखें दीवार के पास, और ईंट लाने के लिए किसी और पर्सन को बोले, मसाला लाने के लिए किसी और पर्सन को लगा दें, तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो हमने उस मेन पर्सन की जो एक्टिविटी है वो हमने कम कर दी काम करने की। इससे क्या होगा, एक तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा उस काम को करने में, क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ दीवार बनानी है, सिर्फ ईंट लगानी है, मसाला वसाला ईंट लाने का काम सब किसी और का है, तो वो सिर्फ अपने काम पे फोकस कर पाएगा। इससे क्या होगा, इससे आपका जो गति है काम करने की वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है समय अध्ययन, टाइम स्टडी। इसका अभिप्राय यह निश्चित करना है कि एक काम को पूरा करने में कितना प्रभावी समय लगना चाहिए। अब ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आप 5-6 लोगों को रखो और सेम काम दो उनको बोलो कि आप अधिकतम जो भी आपकी जो क्षमता है उससे आप उस काम को करने की कोशिश करो। जब वो काम करते हैं तो आप ऑन एन एवरेज एक टाइम लगा सकते हो कि 6 लोगों को मैंने काम दिया और 6 लोगों ने अलग अलग टाइम पीरियड पे काम को खत्म किया, उनका एवरेज निकाल दो
तो ऐसे में अब आप क्लियर हो जाएगा कि ऑन एन एवरेज इतना टाइम लगेगा इस काम को करने में, तो इसको हम बोलते हैं समय अध्ययन। ठीक है, तो इससे हमें श्रम की लागत का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। जैसे अगर मान के चलो 1 घंटा लगता है एक दीवार, वैसे एक दीवार को बनाने 1 घंटा तो नहीं लगता, ज़्यादा ही लगता है, बट अपना एक एग्जांपल है तो हम कुछ भी ले सकते हैं कि एक यूनिट को बनाने में अगर 10 मिनट लगते हैं तो हम वो 10 मिनट के हिसाब से हम उनकी कॉस्ट दे सकते हैं उस पर्सन को टाइम के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा थकान अध्ययन। इसका अभिप्राय एक विशेष काम को पूरा करने में आराम की अवधि एवं बारंबारता निश्चित करने से है। इसका मतलब बेटा ये होता है कि आप जैसे कोई काम करते हैं, आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो आपको पता है एक टाइम के बाद आप थकने लग जाते हो, फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करता। इसी वजह से आपको लंच का टाइम मिलता है बीच में, ताकि आप फ्रेश हो जाओ। टीचर्स जब एग्जाम लेने जब आते हैं टीचर, तो उनको भी बीच में चाय दी जाती है ताकि वो भी जागरूक हो जाए, मतलब गाय बकरी चाय, भैंस बकरी चाय, वट एवर, जो भी बकरी चाय है, बाघ बकरी चाय, वो पी के वो फ्रेश हो जाते हैं ताकि वो काम को अच्छे से कर सकें। तो यहाँ पे हमें ये अध्ययन करना होता है कि किसी काम को करने के लिए कितनी बार उसको रिफ्रेशमेंट मिलनी चाहिए ताकि वो काम अपने आप अच्छे से कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है विविधात्मक मजदूरी पद्धति। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोला टेलर ने कि सबको समान आपको सैलरी नहीं देनी। जो ज्यादा काम कर रहा है उसको ज्यादा सैलरी, जो कम काम कर रहा है उसको कम सैलरी दो। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो ऐसे में अल्टीमेटली मजदूर, अगर एम्प्लॉय को अगर ज्यादा सैलरी चाहिए होगी तो वो अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा देगा। जैसे आपने देखा होगा, कई बार आपने सुना होगा ओवर टाइम, कि लोग ओवर टाइम करते हैं, तो अल्टीमेटली अगर उसको ज्यादा सैलरी चाहिए तो वो ओवर टाइम करेगा। तो विवेकात्मक मजदूरी पद्धति को यहाँ पे बताया है क्या मजदूरी को अलग अलग दरों में बांट दो। स्पेशली यहाँ पे बोला हुआ है इसमें मजदूरी की 2 दरों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप अलग अलग दरें बनाओ मजदूरी की, जो इतने घंटे काम करेगा उसको इतना, और जो इतने घंटे काम करेगा इतना, या फिर जो इतनी यूनिट बनाएगा उसको इतनी सैलरी, और जो इतनी यूनिट बनाएगा उसको इतनी। अगर सेम सैलरी अगर आप रखोगे तो आप कभी भी कर्मचारियों से पूरा काम नहीं करवा पाओगे, उनकी जो एबिलिटी है उसको आप कभी भी यूज नहीं कर पाओगे। लास्ट में जो बोला हुआ है वो बोला हुआ है मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति के ऊपर तो बेटा मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बोल सकता हूँ, जो मालिक होते हैं और जो श्रमिक होते हैं उनके बीच में हमेशा मतभेद बने रहते हैं, और ऐसे में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कोशिश की है कि जो प्रबंधक है और जो उसके नीचे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में मतभेद ना हो। उनके माइंड में एक ऐसी क्रांति आप लेकर आ जाओ कि दोनों एक दूसरे को सहयोग करें काम करने में, ताकि संगठनात्मक जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उनकी प्राप्ति हो सके। तो जैसे हम देखते आए हैं नॉर्मली कि हड़ताल होती रहती है हर बार। रीजन क्या है कि जो श्रमिक है, जो कर्मचारी है और जो प्रबंधक है, उनके बीच में आपसी जो सहमति है वो कभी नहीं बनती। प्रबंधक को हमेशा ये लगता है कि कर्मचारी कामचोर है, पैसे ज्यादा लेता है लेकिन काम बिल्कुल नहीं करता। वहीं पर अगर हम कर्मचारियों की बात करें तो उनको ये लगता है कि काम हमसे ज्यादा कराया जाता है और हमें सैलरी कम दी जाती है। तो मानसिक क्रांति कहीं ना कहीं एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पे हम प्रबंधक को और कर्मचारी को दोनों को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। उनकी जो मानसिक स्थिति है उनको हम एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो बेटा ये 9 पद्धतियां थी, टेक्निक्स थी जो हमें एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी, और ये मैंने आपके सामने रख दी। इसके बाद तुलनात्मक अध्ययन की बात है, ये मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, ये भी नहीं है बेटा इम्पोर्टेंट, ये सारी चीजें बेटा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अब हम जो करेंगे बेटा वो हम करेंगे इसकी कुछ केस स्टडी, और फिर देखेंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो बेटा। अगर कोई सजेशन देना हो तो वो भी बताओ। अगर आपको बोरिंग लगे वीडियो तो भी बता दो। मैं यहाँ पे बैठा हूँ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, आपको अच्छे से अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हो कि और क्या बेटर हो सकता है इस चीज में। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो।